इसके पहले वीडियो में जो जहाँ तक मैंने कहानी बताई है उसी के बाद मैं कहानी फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो जब पंडित अलोपीदीन वंशीधर के सामने नदी के तट पर आते हैं और उनको रंगे हाथों नमक की तस्करी में मुंशी वंशीधर पकड़ लेते हैं, तो मुंशी वंशीधर बड़ी रुखाई से आते हैं और आकर वो कहते हैं कि दरोगा के पास आकर कहते हैं मुंशी पंडित अलोपीदीन कि बाबूजी आशीर्वाद, कहिए ऐसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। इस तरह की बड़ी नरमी से युक्त, बड़े प्रेम से, आदर से पंडित अलोपीदीन उनसे बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा इंसान जब कोई गलत काम करता है तो अपने ज़बान पर मक्खन की चाशनी लगाकर ही वो ऐसी बातें करता है। ये व्यवहारिक एक सच्चाई है कि रिश्वत देने वाला अपने ज़बान पर मक्खन लगाकर रखता है। तो इस तरह से वो पेश आते हैं। जबकि दूसरी तरफ पंडित अलोपीदीन बड़ी रुखाई से कहते हैं कि सरकारी हुक्म के तहत आप गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं और इसलिए आपका चालान किया जाएगा। पहले तो उनको पंडित अलोपीदीन को विश्वास नहीं होता और वो समझते हैं कि नया नया लड़का है और अपने मुंह से तो कह नहीं सकता रिश्वत की बात, तो उनको अपने कहते हैं ना कि पैसे पर अखंड विश्वास था। तो वो कहते हैं कि अरे बाबूजी बड़े भूखे शेर हो रहे हैं, इनको 1000 रुपये का नोट पकड़ाओ। तो वंशीधर उखड़ जाते हैं और कहते हैं कि 1000 क्या 1 लाख पर भी हम नहीं मानेंगे और आपका चालान करेंगे। तो इस तरह से धन और धर्म किसका? कर्तव्य निष्ठा का, कानून के पालन का। धन और धर्म में लड़ाई होने लगी। 1000 से शुरू हुआ यह धन और धर्म उछल कर वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा पर प्रहार करने लगा। उनके अंदर लालच 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20 और 20 से 40 हज़ार तक बात गई। अंततः उन्होंने वंशीधर ने कहा 40,000 क्या 40 लाख पर भी संभव नहीं है। इस तरह से धन को धर्म ने कुचल दिया, दबा दिया, हरा दिया। कर्तव्य निष्ठा की जीत हुई और पंडित अलोपीदीन चक्कर खाकर गिर पड़े। जब देखा बदलू सिंह जो नमक विभाग का चौकीदार था, सिपाही था, वो हथकड़ी लेकर जब आने लगा तो बेहोश होकर गिर पड़े। अब यहाँ पर एक प्रकरण समाप्त हुआ और सत्य की जीत हुई। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन के गिरफ्तारी की खबर चारों तरफ जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोग बड़े आश्चर्य इस बात पे कर रहे थे कि वंशीधर ने ये गलत काम क्यों किया। इस बात पे आश्चर्य नहीं था, बल्कि पंडित अलोपीदीन ने ये गलत काम क्यों किया, इस बात पे लोगों को आश्चर्य नहीं है कि नमक की तस्करी के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है। बल्कि पब्लिक तो जानती ही है कि पंडित अलोपीदीन जैसे लोग गलत काम करके ही समाज में इतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और धन संपत्ति अर्जित किए हुए हैं। तो इस बात पर उन्हें आश्चर्य नहीं है, बल्कि आश्चर्य इस बात पे है कि पंडित अलोपीदीन जैसा ताकतवर इंसान कैसे कानून के शिकंजे में फंस गया
और ये आज के समय की बहुत, कहते हैं ना कि बहुत एक, कहते हैं प्रैक्टिकल एक घटना इस तरह की होती है। आज के बहुत शक्तिशाली लोग जब उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता है तो पब्लिक तो जानती ही है वो भ्रष्ट इंसान है, गलत इंसान है, बल्कि उसकी ताकत का क्या हुआ। तो यही बात निकल कर सामने आई यहाँ पर कि पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया। लोग इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे पंडित अलोपीदीन कानून की जद में, कानून के शिकंजे में आए। उन पर न्यायालय में उपस्थित हुए। न्यायालय में उपस्थित होने पर उनको जो है जैसे ही न्यायालय में आए तो वो चारों तरफ उनके समर्थक लोग इकट्ठा हो गए। नीचे से लेकर चपरासी से लेकर जज तक कहीं ना कहीं उनके समर्थन में नज़र आ रहे थे। इतना ताकतवर इंसान कोर्ट में पेश हो रहा है तो वकीलों की फ़ौज बन गई, और दूसरी तरफ मुंशी वंशीधर अकेले। चारों तरफ इनके ऊपर कहते हैं ना कि व्यंग की बौछार हो रही थी। इनके विभाग के ही लोग इनको हिकारत की नज़र से देख रहे थे। और कहते हैं यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में एक ताकतवर इंसान जो होता है उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता और सब उसके समर्थक हो जाते हैं। और इस तरह से चारों तरफ उन्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा था मुंशी वंशीधर को कि न्याय जो है, न्याय और अन्याय में एक स्पष्ट सी रेखा खींची हुई नज़र आ रही थी और अन्याय की तरफ ही पक्षपात दिख रहा था। अर्थात पूरा समाज, कानून और सभी लोग पंडित अलोपीदीन के पक्ष में ही नज़र आ रहे थे। मुकदमा चला, वकीलों की एक फ़ौज तैयार हुई, मुकदमा चला और जज ने फैसला दिया। फैसला क्या दिया कि मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, मतलब फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता, विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे से बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अर्थात न्यायालय से किसको फटकार पड़ी? जो सत्य के, न्याय के पक्ष में खड़ा था, और जो अन्याय था, जो गलत था, वो न्याय के शिकंजे से बच निकलता है। क्या आज भी हमारे न्यायालयों की यही दशा है या नहीं है? यह सच की कहानी है और इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में आम तौर पर घटा करती हैं। इसलिए नमक का दरोगा कोई एक कहानी नहीं है, हमारे जीवन की वह घटना है जो हमें एहसास कराती है कि यह इर्द गिर्द ये घटनाएं घट रही हैं। तो इस तरह से पंडित अलोपीदीन मुक्त हो जाते हैं और उनके जो खुशी मनाते हैं इनको उनके समर्थक, और रुपए पैसे की लूट करते हैं। दूसरी तरफ मुंशी वंशीधर को बर्खास्त कर दिया जाता है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह सच्चाई का, ईमानदारी का और कर्तव्यनिष्ठा का पुरस्कार मिला। और यहीं पर आम इंसान टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब गलत ताकतें उसके साथ एकजुट होकर इस तरह से एकजुट होकर प्रहार करती हैं तो वह टूट जाता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज
सुशांत सिंह राजपूत की ने जो आत्महत्या की है, उसके मूल में जो बातें आ रही हैं कि उसके मूल में भी यही मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी लॉबी सुशांत सिंह जैसे नवोदित स्टार को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं टिके रहने देना चाहती थी, और एक तरफा उसने होकर, एकजुट होकर उसने इनको बॉलीवुड से एक्सपेल करने का, निकालने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। ऐसे अन्यायी ताकतें एकजुट हो जाती हैं किसी सच्चे इंसान के साथ। हालांकि मेरा ये तर्क, मेरा ये उदाहरण गलत हो सकता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अन्याय की शक्तियां एकजुट होकर जब प्रहार करती हैं, तो चाहे मुंशीधर हो और चाहे सुशांत सिंह राजपूत या कोई अन्य ईमानदार अधिकारी, उसे मजबूर होकर डिप्रेशन में जाना ही पड़ता है, और ऐसी स्थिति में कुछ लोग अपने जीवन का खात्मा भी कर लेते हैं। यहाँ पर जब आए गांव, तो चारों तरफ से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। पत्नी ने मुंह फुला लिया, माता पिता के कहते हैं कि जो धर्म तीर्थ यात्रा के सपने थे वो पूरी तरह मिट्टी में मिल गए। जो और लोग थे, जो प्रतिद्वंदी थे, वो फूले नहीं समाये, व्यंग्यवाणों की वर्षा करने लगे। तो इस तरह से मुंशी वंशीधर भी जब घर आए तो पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए, और परिवार वाले से लेकर सारे लोग उनकी खिंचाई करने लगे। यहाँ पे देखिए, कोई भी न्याय की तरफ नहीं देखता, कोई भी न्याय का पक्ष लेकर नहीं बोलता, इवन अपने लोग भी नहीं बोलते। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुंशी वंशीधर जैसा नवयुवक ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो आज की परिस्थितियों में वही हाल उसका होता है जैसे यहाँ पर मुंशी वंशीधर का हुआ। कुछ दिन बीते, ऐसे ही गाड़ी चल रही थी, उदास सब लोग थे घर में। तो देखते हैं कि एक दिन पंडित आलोपी दीन अचानक आ धमके। पंडित आलोपी दीन जब आते हैं तो उनके पिताजी लल्लो चप्पू की बात करने लगते हैं। अरे मेरा तो कपूत है, आपके सामने मैं खड़ा होने लायक नहीं हूँ, मैंने तो कपूत को जन्म दिया है, आपके साथ उसने जो भी किया बड़ा अन्याय किया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी तरफ मुंशी वंशीधर हैं, डिप्रेस्ड हैं, सारी उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो समझते हैं कि ये महोदय हमें जलाने आए हैं, हमारे ऊपर व्यंग करने आए हैं, इसलिए बड़े आए, मिले, सम्मानपूर्वक मिले, लेकिन स्वाभिमान के साथ। लेकिन जब उनकी आंखों में देखा पंडित आलोपी दीन की, तो उनके अंदर का जो गर्व था वो पूरी तरह गल गया। पंडित आलोपी दीन ने एक स्टाम्प पत्र निकाला, और पहले तो पंडित आलोपी दीन ने उनसे कहा, बड़े विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। मैंने हजारों रईस देखे, उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, लेकिन मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। जब इस तरह की बातें सुनी तो उनके मन का सारा मैल धुल गया, और मुंशी वंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से मैल साफ हो गया, और इस तरह से पंडित आलोपी दीन ने एक स्टाम्प पत्र लगा हुआ कागज़ निकाला, स्टाम्प पत्र निकाला, स्टाम्प लगा हुआ, और बोले कि यह पद स्वीकार कीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा मैं द्वार से नहीं हटूँगा। और जब मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने अपने सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था, 6000 वार्षिक वेतन, नौकर चाकर, घोड़े, गाड़ी, बंगला, सब कुछ फ्री। इस तरह से
प्रस्ताव को जब देखा तो मुंशी वंशीधर ने कहा कि महोदय, वैसे तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। इस महान कार्य के लिए, इस बड़े पद के लिए एक मर्मज्ञ और अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। किंतु मुंशी वंशीधर पंडित आलोपीदीन कहते हैं कि मैं मर्मज्ञता और अनुभव का मतलब खूब समझता हूँ। जब तक आप इस पद को स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक मैं आपके द्वार से नहीं हटूँगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और इस शब्द के साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने जो अवसाद से ग्रस्त ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ युवक की जो स्थिति थी उसको उससे उबार लिया है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को यथार्थ से अलग हटकर एक आदर्शवाद में ढाल दिया है। लेकिन आज यह आदर्शवाद कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पंडित आलोपीदीन जैसे लोग बहुत रेयर में नज़र आते हैं। हालांकि मुंशी वंशीधर भी बहुत रेयर में पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन पंडित आलोपीदीन भी जैसे लोग बहुत रेयर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी का अंत सुखांत होता है, सुखकारी होता है। और इस तरह से मुंशी वंशीधर प्रेमचंद ने समाज की उस दशा दिशा का वर्णन किया है अपने समय की, जिस ढर्रे पर समाज और समाज के जो नीति निर्धारक तत्व थे उस समय जो स्थिति थी। मैं समझता हूँ कि आज भी लगभग वही स्थिति है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए यह इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मानव जीवन के अच्छे मूल्यों की स्थापना करने की इस कहानी के माध्यम से प्रयास किया है।